ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसल गैंग्लिया के बारे में। ठीक है, बेसल गैंग्लिया जो रहता है वो क्या होता है, बेसल गैंग्लिया क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जो मसल्स रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है और उसके अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे का अपना हेडिंग था थैलेमस के बारे में। ठीक है, थैलेमस क्या होता है, तो ये भी ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ डायएन्सिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन। थैलेमस जो रहता है वो कहाँ पर पाया जाता है, डायएन्सिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और हम बोल सकते हैं किसका पार्ट होता है, डायएन्सिफिलॉन का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि डायएन्सिफिलॉन क्या होता है और फोर ब्रेन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन रहता है हमारा मेनली कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फ्रंट को हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिडिल वाले ब्रेन को क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, और जो हिंड वाला रहता है, लास्ट वाला रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हिडन मतलब हिंड ब्रेन। ठीक है, इसमें अब हमने देखा था कि हमारा जो ब्रेन होता है मेनली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब जो फोर ब्रेन रहता है इसके भी क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम या टेलन इंसिफ्लॉन, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायइंसिफ्लॉन। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर है। उसके बाद हमने देखा है थैलेमस। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो थैलेमस होता है ये भी क्या होता है, डायइंसिफ्लॉन का ही पार्ट होता है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि डायइंसिफ्लॉन में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, थैलेमस होता है, थैलेमस से नीचे जो होता है स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, जो हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें क्या पाया जाता है, एक लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी। मतलब हम बोल सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम ही हमारे सारे मेमोरी को बनाने का भी काम करता है, साथ में हमारे इमोशंस को फॉर्मेशन करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हमारा जो डायइंसिफ्लिन वाला पार्ट होता है इसमें छोटे छोटे से ऑर्गन्स या पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने पढ़ चुके हैं पहले बेसल गैंग्लिया, सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज थैलेमस के बारे में। ठीक है, तो थैलेमस क्या है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डायइंसिफ्लॉन। तो फर्स्ट चीज तो थैलेमस नाम आते ही अपन को याद हो जाना चाहिए कि थैलेमस क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि किसका पार्ट होता है, डायइंसिफ्लॉन का पार्ट होता है। डायइंसिफ्लॉन ऑफ फोर ब्रेन है ना, डायइंसिफ्लॉन ऑफ फोर ब्रेन मतलब कि फोर ब्रेन के डायइंसिफ्लॉन पार्ट में ही हमारा एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ब्रेन के अंदर का पार्ट है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने देखा था क्लासिफिकेशन में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो हमारा ब्रेन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, स्पाइनल कोड। तो लाइन क्लियर है कि थैलेमस जो होता है वो क्या होता है, डायइंसिफ्लॉन होता है, किसका पार्ट होता है ये, तो हम बोल देंगे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और कहाँ पर पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, क्योंकि ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। क्लियर है। उसके बाद में है देयर आर अ ग्रे मैटर विद इन व्हाइट मैटर। ठीक है, अब जो थैलेमस होता है वो क्या होता है, ग्रे मैटर होता है व्हाइट मैटर के अंदर। ठीक है, अब ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर अपन प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इमेज भी देख चुके हैं कि ग्रे मैटर क्या होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है। ठीक है, तो ग्रे मैटर मतलब क्या होता है, ग्रे मैटर हम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होती है उसकी जो सेल बॉडी रहती है उसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन को हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि अगर हम मान लेते हैं ये क्या होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का एक क्या है, ग्रुप है ना। अब न्यूरॉन में हमको पता है कि एक्सॉन्स पाए जाते हैं, तो ये एक्सॉन्स का ग्रुप हो गया। तो हमने बोल दिया कि जो सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं, और जो एक्सॉन होता है उसके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट मैटर। तो थैलेमस जो होता है हमारा क्या होता है, तो देयर आर अ ग्रे मैटर विद इन अ व्हाइट मैटर। ये क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, मतलब कि ये बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, व्हाइट मैटर के अंदर।
ठीक है, तो जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर क्या होता है, जिसमें अपन ने ब्रॉडली इसके बारे में डिस्कशन करा है। अभी आपको बस याद रख लेना है कि थैलेमस क्या होता है, ग्रे मैटर होता है व्हाइट मैटर के अंदर, समझ गए। उसके बाद में है इट इज सिचुएटेड नियर द थर्ड वेंट्रिकल, ये कहाँ पर पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल के पास में पाया जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में कितने होते हैं, टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है, होलो कैविटी पाई जाती है। होलो कैविटी जो होती है वहां पर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जहां से क्या होता है, आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो रहता है वो सर्कुलेट होता रहता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो ब्रेन होता है उसमें टोटल कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में हमने देखा था कि थर्ड वेंट्रिकल होता है और क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमने बोल दिया कि हमारा जो थैलेमस का स्ट्रक्चर है वो कहाँ पाया जाता है, नियर थर्ड वेंट्रिकल। तो आपको याद रखना है कि थैलेमस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि थैलेमस कौन से वेंट्रिकल के पास पाया जाता है, तो हम क्या बोल देंगे, नियर थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में हमको याद रखना है शेप, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, वॉलनट शेप का होता है, और बोल सकते हैं हम कैसा, डम्बल शेप का होता है, या बोल दो एग शेप का होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि थैलेमस का शेप कैसा होता है, तो हम क्या बोल देंगे, ये वॉलनट शेप का होता है, या फिर डम्बल शेप का होता है, या फिर अंडे के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, तो तीनों नाम से क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अपन को स्टार लगाना है। उसके बाद में देखेंगे अपन साइज कितनी होती है इसकी, 5 to 7 mm का क्या होता है, इसका साइज होता है। ठीक है, थैलेमस क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो आपके डायंसिफिलोन वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसका शेप कैसा होता है, एग के जैसा होता है, अंडे समान एक संरचना होती है, जिसका साइज कितना रहता है, 5 to 7 mm। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि थैलेमस का साइज कितना होता है, तो हम क्या बोल देंगे, 5 to 7 mm। क्लियर है, उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शन। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि थैलेमस क्या है, तो थैलेमस क्या है, एक हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्ट्रक्चर में भी बोले तो किसका पार्ट है, डायइंसिफिलोन का पार्ट है, जो कि हमारे 4 ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पर होता है, तो हम बोल देंगे कि थर्ड वेंट्रिकल के नियर ये प्रेजेंट होता है या सिचुएटेड होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वॉलनट शेप का होता है, डम्बल बोल सकते हो, या फिर एक के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका साइज कितना रहता है, 5 to 7 mm। उसके बाद में हमको देखना है कि अब ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या होता है इसका, सेंसरी रिले स्टेशन का ये काम करता है। तो यहाँ से बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं कि थैलेमस जो रहता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, सेंसरी रिले स्टेशन का काम करता है। कौन से रिले स्टेशन का, सेंसरी रिले स्टेशन। अब सेंसरी नाम से हमको समझ में आ गया कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेंसेशन की बात हो रही है ना। हमने देखा था कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होती है, और कौन कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व की सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से हम विजुअलाइजेशन कर पाते हैं, है ना। हमारे सेंस ऑर्गन जितने भी रहते हैं उनसे क्या मिलती है, इंपल्सेस मिलती है सेंसेशन की, और वो कहाँ तक जाती है, हमारे ब्रेन तक जाती है। अब ब्रेन तक जब इंपल्सेस जाती है तो वो क्या होती है, सबके पास सबसे पहले किसके पास जाएगी, थैलेमस के पास जाएगी। मान लो थैलेमस क्या है, हमारी जो सेंसेशन रहती है उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। क्या है, हेडक्वार्टर है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी सेंसेशन की वो कहाँ पर जाएगी, हमारे थैलेमस के पास में जाती है। वहां पर जाके थैलेमस आइडेंटिफाई करता है कि ये सेंसेशन स्मेल की है, या फिर ये ऑल्फैक्टरी है ना, या फिर ये ऑप्टिक है, विजन की है। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, सेंसरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है। मतलब सेंसेशन गई तो किसके पास पहुंचेगी, पहले थैलेमस के पास पहुंचेगी, फिर थैलेमस के द्वारा अलग अलग पार्ट में वो चले जाती है। क्लियर है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखेंगे हम क्या क्या करता है ये। तो ये सोमेटोसेंसरी सेंसेशन का काम करता है, जिसमें क्या होती है, ऑप्टिक सेंसेशन आती है। मतलब हम बोल सकते हैं विजन के सेंसेशन को रोकने का या रिले स्टेशन की तरह काम करता है। उसके बाद में किसका काम करता है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन की तरह काम करता है। इसके बाद में क्या करता है, ऑडिटरी सेंसेशन का काम करता है। उसके बाद में क्या करता है, ये गैस्ट्रेटरी सेंसेशन के लिए भी रिले स्टेशन का काम करता है। अब ये सारी सेंसेशन क्या होती है, कौन सी नर्व होती है और ये क्या फंक्शन करती है, ये भी अपन पहले की क्लास में देख चुके हैं। क्लियर है, उसके बाद में हमको देखना है कि जो थैलेमस होता है क्या करता है, प्रोवाइड सेंसरी रिले स्टेशन ऑफ स्मेल ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ये क्या करता है, रिले स्टेशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए, स्मॉल एंड ऑल्फैक्टरी के लिए। ठीक है, उसके बाद में इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और साथ ही साथ में रिले स्टेशन के अलावा ये क्या काम करता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन करवाने का भी काम करता है। क्या करता है,
कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि ध्यान लगाने में या किसी चीज में अटेंशन देने में भी हमारा जो थैलेमस रहता है वो हेल्प करता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में है प्री फ्रंटल एरिया एंड थैलेमस मेड क्लोज सर्किट कॉल्ड पेपेट्स सर्किट। ठीक है, अब क्या लिखा है कि जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया होता है और जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, एक क्लोज सर्किट बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्री फ्रंटल एरिया क्या होता है। तो वापस हमने क्या कर दिया है, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसको हमने बोल दिया है फोर ब्रेन, मिडिल वाले को बोल दिया है मिड ब्रेन और लास्ट वाले को क्या बोल दिया है, हिंड ब्रेन। अब हमने देखा था कि फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट थे, ऊपर वाले पार्ट को बोल दो सेरेब्रम, नीचे वाले को बोल दो कौन सा, डायइंसिफिलॉन। ठीक है, अभी हमारा नाम आया है कौन सा, प्री फ्रंटल एरिया। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारा जो सेरेब्रम रहता है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कुछ एरिया पाए जाते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक जगह होती है या एरिया बोल सकते हो जो क्या करती है, अलग अलग फंक्शन करने का काम करती है। तो इसमें हमने देखा था कौन कौन से एरिया रहते हैं, प्राइमरी मोटर एरिया होता है, उसके आगे जो होता है वो कौन सा होता है, प्री मोटर एरिया होता है, और उसके आगे जो होता है वो कौन सा होता है, प्री फ्रंटल एरिया, है ना। तो हमारा नाम क्या है यहाँ पर, प्री फ्रंटल एरिया एंड थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस कहाँ पाया जाता है आपका, तो हम बोल सकते हैं कि थैलेमस कहाँ होता है, हमारे डायइंसिफिलॉन का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फ्री फ्रंटल एरिया रहता है और जो थैलेमस रहता है उसके बीच में क्या बनता है, एक क्लोज सर्किट बनता है। क्या बनता है, एक क्लोज सर्किट, या हम बोल सकते हैं कि एक कनेक्शन बनता है जिसको हमने क्या बोल दिया, क्लोज सर्किट। किस किस के बीच में बन रहा है, ये प्री फ्रंटल एरिया के और थैलेमस के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्री फ्रंटल एरिया रहता है और जो हमारा थैलेमस रहता है उसके बीच में एक सर्किट बनता है या एक क्या बनता है, कनेक्शन बनता है। उस कनेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पेपेट्स सर्किट। क्या बोलेंगे, पेपेट्स सर्किट। तो बस नाम याद रखना है आपको कि प्री फ्रंटल एरिया से लेकर थैलेमस तक एक कनेक्शन होता है ना, या फिर एक सर्किट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपेट सर्किट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस पे अपन को स्टार लगा लेना है, डायरेक्ट आ जाएगा कि पेपेट सर्किट क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, प्री फ्रंटल एरिया एंड थैलेमस के बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि वायरिंग होती है ना, एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ देते हैं, मतलब क्या बना देते हैं, एक सर्किट बना देते हैं, मतलब कि आगे वो बिजली को पहुंचा पाए। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी क्या बना हुआ है, एक ये सर्किट बना हुआ है जिसका आपको नाम याद रखना है, क्या होता है, पेपेट्स सर्किट। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे अब हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हमने देख लिया कि थैलेमस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो डायइंसिफिलॉन वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसका मेन काम क्या रहता है, सेंसरी रिले स्टेशन। जितनी भी सेंसेशन रहती है वो कहाँ पर जाती है, थैलेमस के पास जाती है और थैलेमस के द्वारा फिर अदर पार्ट में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है अपन को, हाइपो मतलब ये स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, थैलेमस के नीचे पाया जाता है। मान लो ये आपका क्या है, थैलेमस है, तो उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तब थैलेमस में देखेंगे क्या क्या करता है ये। फर्स्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसके बारे में हम जो एंडोक्राइन सिस्टम रहता है इसमें बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे क्या होता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डायइंसिफिलॉन। सबसे पहली बात तो कि ये पार्ट किसका होता है, डायइंसिफिलॉन का पार्ट होता है। अभी अपन ने इमेज में देख लिया था कि फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट जो ऊपर वाला होता है इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डायइंसिफिलॉन। ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो किसका पार्ट है, डायइंसिफिलॉन का पार्ट है ना। डायइंसिफिलॉन में भी किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद है इट इज अ ग्रे मैटर विद इन अ व्हाइट मैटर। ये क्या होता है, तो ये भी थैलेमस की तरह ही होता है। क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है विद इन अ व्हाइट मैटर। ठीक है, तो आपको बता दिया था मैंने ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, और ग्रुप ऑफ एक्सोन को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। क्लियर है इतना। उसके बाद में है इट इज सिचुएटेड नियर द थर्ड वेंट्रिकल। तो सेम याद रखना है, थैलेमस के नीचे ही स्ट्रक्चर है, मतलब सीधी सी बात है कि लगभग जो इसका स्ट्रक्चर या सिचुएशन रहेगी वो कैसी रहेगी, थैलेमस के समान ही होती है। ठीक है, तो जो हमारा थैलेमस रहता है वो भी कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के पास में पाया जाता है, और जो हमारा हाइपोथैलेमस रहता है ये भी कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल के नियर पाया जाता है। क्लियर है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, बिलो
थैलेमस, थैलेमस के नीचे ही हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद में इट इज ऑल्सो नो एज अ शीथ ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? शीथ ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइपोथैलेमस को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? शीथ ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसका ये नाम क्यों दिया अपन ने? शीथ मतलब तो क्या होता है? कवर करने वाला या प्रोटेक्शन देने वाला। तो हमने बोल दिया कि हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम जो क्या करता है? हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटी को करवाता है ना? तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो भी हार्मोन्स रहते हैं ना, हार्मोन्स के द्वारा ही क्या होता है? ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है या शीत की तरह काम करता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये क्या होता है? शीत होता है किसके लिए? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या होते हैं? मोस्टली हार्मोन जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में याद रखना है जो हाइपोथैलेमस होता है इसका वेट कितना होता है? तो हम बोल देंगे कितना होता है? 7 ग्राम। ठीक है, तो वन लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है, तो हम क्या बोल देंगे? 7 ग्राम के अबाउट होता है। क्लियर है। उसके बाद में इसका जो शेप रहता है वो कैसा होता है? आलमंड शेप का। आलमंड मतलब क्या होता है? बादाम। ठीक है, तो बादाम के शेप का आपका क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन, कि ये क्या फंक्शन करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका? तो इट कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमने अभी आगे देखा था कि हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? शीथ ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना? तो हम फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में कॉल्ड शीथ ऑफ ऑटोनोमिक सिस्टम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शीथ ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है। उसके बाद में हाइपोथैलेमस कंट्रोल वाइटल ऑर्गन सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, जीआईटी, यूरिनरी सिस्टम बाय कंट्रोल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में अपन देख चुके हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, मतलब कि ऐसे फंक्शन जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं, क्योंकि इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो लंग्स का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, और यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सारे ऑर्गन में जो भी ऑटोनोमिक काम होते हैं, जैसे कि हार्ट के द्वारा क्या होती है? हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, कार्डियो आउटपुट का बढ़ना घटना, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन का होना, जीआईटी के द्वारा डाइजेशन का होना, है ना, रीनल सिस्टम के द्वारा क्या होना? यूरिन का उत्सर्जन होना या यूरिन जो रहता है बॉडी से बाहर निकलना। ये सारे काम क्या अपने कंट्रोल में है? नहीं है, है ना? ये काम कैसे होते हैं? किसके द्वारा कंट्रोल में होते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। समझ गए। उसके बाद में है हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज करता है वेरियस रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है ये? वेरियस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है ना। विच कैन हार्मोन कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है? रिलीज करने का काम करता है, और कहां पर दे देता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो स्ट्रक्चर रहता है उसी के नीचे एक मटर के समान ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मटर के समान होती है। ठीक है, तो जो आपके रिलीजिंग हार्मोन रहते हैं वो कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस। मतलब कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आपको क्या करना है? अब इस हार्मोन को बॉडी में उस ऑर्गन तक रिलीज करना है। ठीक है, पर रिलीज करने का जो ऑर्डर देता है वो कौन होता है? आपका हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या करता है? रिलीज करता है वेरियस रिलीजिंग हार्मोन विच कैन कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद में है नोट, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि ये क्या होता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, इट इज नॉट अ ग्लैंड। इसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं? ग्लैंड नहीं बोल सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि ग्लैंड्स के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड नहीं है, या फिर एक जो ग्लैंड नहीं है उसको अलग करो। तो हमको क्या देखना है कि हाइपोथैलेमस नाम दे दिया। अब हाइपोथैलेमस जैसे नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको पता है कि हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, तो हम तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे कि ये क्या है? ग्लैंड है। पर यहाँ पर नहीं लगाना है, थोड़ा सा रुक के सोचना है। क्या सोचना है? कि हाइपोथैलेमस जो है वो ग्लैंड नहीं है, मतलब ये कोई भी ग्रंथि नहीं है। ये क्या है? पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम का। ठीक है, किसका पार्ट है ये?
नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो हम बोल देंगे कि ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि ऑर्डर देने का काम करता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हाइपोथैलेमस क्या नहीं होता है, ग्लैंड नहीं होता है, बट इट इज एक्ट लाइक अ ग्लैंड, बट क्या करता है, ये ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, काम किसकी तरह करता है, ये ग्लैंड की तरह काम करता है, बट ये ग्लैंड नहीं है, क्या है ये, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक क्या है, पार्ट है। समझ गए, जो क्या करता है, हमारे ऑटोनोमिक जितने भी सिस्टम होते हैं हमारे, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है इतना? उसके बाद में हम देखेंगे कि ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, तो GHRH कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको, गोनेडो, लिख लो सब ये वाला, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। GRHR ग्रोथ वाला है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख लो सब इसकी, फुल फॉर्म लिख लेना फिर बाद में। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि टोटल कितने रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, ये 6 रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में जो सेकंड होता है वो कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। उसके बाद में कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जहां पर भी RH लग रहा है, R का मतलब क्या है, रिलीजिंग है, और H का मतलब क्या है, हार्मोन है। तो आपको याद आ जाना चाहिए, जहां पर भी RH लग रहा है मतलब ये बात किसके बारे में हो रही है, हाइपोथैलेमस के बारे में हो रही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, मोस्टली रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है हमारा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, और कौन सा होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में क्या होता है, मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इतने तरीके के क्या करता है, ये हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, ये इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट करता है, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, अब वर्ड आपको दिख गया कौन सा, IH है ना, जहां पर RH लिखा था हमने क्या बोल दिया था, ये क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो नाम का ध्यान रखना है आपको, RH लिखा हुआ है किसी वर्ड के पीछे तो हम क्या बोल देंगे, रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये क्या कर रहा है, रिलीज होने के लिए, मतलब हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए प्रेरणा दे रहा है या उत्साहित कर रहा है कि हार्मोन रिलीज करो। ठीक है, अब वर्ड लग गया क्या, IH, क्या वर्ड लग गया,
IH, तो IH से हमको क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, इनहिबिटिंग, क्या होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना, क्या होता है, रोकना। तो जो रोकने वाला है वो कौन सा है हमारा, इनहिबिट हार्मोन है। और जो सिक्रेट करने वाला है ना, या हम बोल सकते हैं क्या कि सिक्रेशन को स्टार्ट करने वाला या चालू करने वाला है, वो कौन सा होता है हमारा, रिलीजिंग हार्मोन। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है ना। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये रिलीजिंग हार्मोन भी निकलता है, साथ में क्या करता है ये इनहिबिटिंग हार्मोन को भी निकालता है। ठीक है, तो जो इसके रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उसका नंबर याद रखना है कि 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 है ना। तो 6 का आपको सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद में जो आपका इनहिबिट हार्मोन होते हैं उसका नंबर याद रखना है, कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनहिबिटरी हार्मोन, और जीएच का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर है। उसके अलावा और कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ये PIH, मतलब क्या, P से प्रोलेक्टिन, ठीक है, और IH का मतलब क्या, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो बस क्या याद रखना है आपको कि हार्मोन जो रहते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा 6 तरीके के रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, और 2 तरीके के कौन से होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। अब ये हार्मोन क्या होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में पूरा अपन डिस्कस करेंगे कहीं में, एंडोक्राइन सिस्टम में। यहाँ पर अपना मेन मकसद क्या है कि हमको जानना है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसलिए हमको जानना था कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है और इससे क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हमने हार्मोन्स के बारे में एक सुपरफिशियली देखा है कि ये हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन अब मेन हार्मोन सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा मेन हार्मोन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो रहता है वो क्या करता है, 6 तरीके के तो रिलीजिंग हार्मोन बनाता है। ठीक है, अब वो जो रिलीजिंग हार्मोन रहते हैं ये डिफरेंट ग्लैंड पर जाकर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, है ना। मेनली किस पे करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। उसके बाद में हमने देखा कि जो हाइपोथैलेमस होता है क्या करता है कुछ हार्मोन बनाने का भी काम करता है। क्या करता है, कुछ हार्मोन बनाने का भी काम करता है। कौन से हार्मोन बनाता है ये, तो फर्स्ट ये बनाता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेटिक के नाम से भी जानते हैं। गैलेक्टो का मतलब क्या होता है, मिल्क, है ना। तो हमको याद रखना है, ओ से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, और पी से क्या होता है, प्रोलेक्टिन। ठीक है, तो याद रखना है कि दोनों जो हार्मोन रहते हैं ये किस में इंपॉर्टेंट होते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन में और उसके सिक्रेशन में। अब याद कैसे रखोगे, ओ से याद रख लेना है आपको, आउट। क्या याद रखना है, ओ से आउट, मतलब मिल्क को जो सिक्रेट करवाता है या इजैकुलेशन कराने का काम करता है वो कौन होता है हमारा, ऑक्सीटोसिन। ओ से आउट मतलब ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने वाला लव हार्मोन, है ना। जब मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो मदर का बेबी से क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, लव हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ऑक्सीटोसिन या लव हार्मोन के कारण ये होता है, ब्रेस्ट से क्या होता है, मिल्क बाहर निकलता है। तो हम बोल सकते हैं ओ से आउट, मतलब मिल्क को बाहर करवाने वाला कौन होता है, ऑक्सीटोसिन। और पी से याद रखना है आपको, प्रोलेक्टिन, है ना। और पी से याद रखना है आपको, प्रोडक्शन। क्या याद रखना है, प्रोडक्शन, मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। समझ में आया, है ना। दोनों का याद रखने का तरीके से याद रखना है। ओ मतलब कि आउट करवाने वाला कौन होता है, ऑक्सीटोसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, गैलेक्टोकाइनेटिक भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोकाइनेटिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और पी से प्रोलेक्टिन, ये क्या करता है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझ गए। तो हमने देख लिया कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो क्या होता है, बनता है या सिंथेसिस होता है। उसके बाद में इससे एक और हार्मोन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ADH। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये होता है क्या, क्या होता है बताओ जल्दी, ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, किडनी में पड़ा होगा ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ADH क्या होता है,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक ड्रग की ऐसी क्लास होती है जो क्या करती है? यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। क्या करती है? यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। जैसे कि हॉस्पिटल में अपन देखते हैं कि जब पेशेंट में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब वाटर का रिटेंशन हो जाता है, तो पेशेंट को क्या देते हैं अपन? डायूरेटिक हार्मोन देते हैं या वेसोप्रेसिन देते हैं, ठीक है, सॉरी डायूरेटिक हार्मोन देते हैं। डायूरेटिक क्या करता है? यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है ना। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक, मतलब ये क्या कर देता है? यूरिन के फॉर्मेशन को क्या कर देता है? कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल में, किडनी वाले स्ट्रक्चर में, नेफ्रॉन में, कि कहाँ कहाँ पर जो आपका वेसोप्रेसिन जो हार्मोन रहता है वो कैसे फंक्शन करता है। क्लियर है? अभी अपन को बस याद रखना है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा दो हार्मोन बनते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीटोसिन बनता है जो मिल्क से रिलेटेड है, और एक वेसोप्रेसिन बनता है जो किससे रिलेटेड है? आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर है? उसके बाद में स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये क्या बन जाते हैं? सिंथेसिस किसके द्वारा होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं। मतलब बोल दो कि क्या हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया? कौन कौन से हार्मोन को बना दिया? ऑक्सीटोसिन को बना दिया, और साथ में किसको बना दिया इसने? एडीएच को बना दिया, या हम बोल सकते हैं वेसोप्रेसिन को बना दिया। क्लियर है? बनाने के बाद में अब हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है ना। तो ये हार्मोन जो दोनों रहते हैं वो कहाँ पर आके सिंथेसिस, कहाँ पर आके जब इकट्ठा हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना। तो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होंगे? ये सीक्रेट होंगे। मतलब बनाने का काम किसने करा? हाइपोथैलेमस ने। स्टोर किसने करके रखा? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पूछे तो कौन से पार्ट ने? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पर आके आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्लियर है जी बात? उसके बाद में है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क एजुकेलेशन, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मिल्क के बनने के लिए और मिल्क के एजुकेलेशन, है ना। एजुकेलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? आउट, मतलब कि मिल्क ब्रेस्ट से निकलना, है ना। और सिंथेसिस को हम बोल सकते हैं क्या? प्रोडक्शन, है ना। तो अभी हमने देखा कि जो सिंथेसिस होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग जो हार्मोन है वो भी कौन निकाल रहा था? आपका हाइपोथैलेमस निकाल रहा था। और जो एजुकेलेशन वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो भी कौन बना रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के बनने के लिए भी और मिल्क के ब्रेस्ट से सिक्रेट होने के लिए भी। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करता है या रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद में है मिल्क सिंथेसिस बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो मिल्क का सिंथेसिस होता है या प्रोडक्शन होता है, तो पी से प्रोडक्शन और पी से आपको याद रखना था क्या? प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो कौन करता है वो मिल्क का सिंथेसिस? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। उसके बाद में है मिल्क एजुकेलेशन। मिल्क का जो एजुकेलेशन होता है, एजुकेलेशन का मतलब होता है आउट होना, आउट से ओ से आउट, ओ से ऑक्सीटोसिन, याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मिल्क एजुकेलेशन का जो काम करता है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर है इतना? उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ प्राइमरी पीनियल ग्लैंड। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है? प्राइमरी पीनियल ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? पिनियल ग्लैंड क्या होती है? किसी को पता है? ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है? हमारी बॉडी के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। क्या करती है? बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। मतलब कि जब ये हाइपर एक्टिव हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट किसी कंडीशन में चला जाता है? स्लीप की कंडीशन में चला जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये क्या होती है? हमारी बॉडी के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम कर रही है ना। मतलब कि दिन में हम जगे रहते हैं, रात में हम सो जाते हैं। किसके द्वारा सो जाते हैं? क्योंकि वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं ये क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये भी क्या करता है? कुछ कंडीशन में ये क्या करता है? पीनियल ग्लैंड की तरह ही काम करता है। मतलब ये हमारी बॉडी में सुलाना, जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी भूख प्यास को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है ना। थ्रस्ट को, एंगर को, स्लीप को, है ना, ईटिंग को, हर चीज को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। इसलिए हमने बोल दिया कि ये भी क्या करता है? प्राइमरी किसकी तरह काम करता है? ये सेकेंडरी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी होता है। मतलब कि स्लीप को भी इंड्यूस करवाने का काम करता है। क्लियर है? तो फर्स्ट अगर पूछे कि फर्स्ट कौन सा होता है तो हम क्या बोल देंगे? पीनियल ग्लैंड, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्लीप के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉडी के लिए क्या होता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। सेकंड पूछे कि सेकंड बायोलॉजिकल
क्लॉक क्या होता है बॉडी के लिए, तो हम क्या बोल देंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद में हाइपोथैलेमस और क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है स्लीप को, इसलिए हमने बोल दिया कि ये क्या होता है बॉडी के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह भी काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है ये, एंड फैटिग बाय सीरोटोनिन डिप्रेशन। ठीक है, और क्या करता है ये, हमारा जो सीरोटोनिन हार्मोन रहता है उसको डिप्रेस करने का काम करता है। जब सीरोटोनिन हार्मोन का बॉडी में क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाती है, अपन को नींद आ जाती है या हम स्लीप वाली कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये भी क्या करता है, रेगुलेट होता है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, अब ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में ब्रीफली अपन एंडोक्राइन सिस्टम में ही पढ़ेंगे। क्लियर है, उसके बाद में है हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अब हमको पता है कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है या एक इन्फेंट बेबी होता है, उनको क्या होता है, बार बार क्या हो जाता है, हाइपोथर्मिया में बच्चे चले जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो किस कंडीशन की वजह से होती है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो क्या होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब जो छोटे बच्चे रहते हैं या न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, उनमें जो हाइपोथैलेमस कैसा रहता है, अनडेवलप्ड रहता है। कैसा रहता है, अनडेवलप्ड, मतलब कि प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में बच्चों को क्या होता है, सबसे ज्यादा रिस्क होती है किसके होने की, हाइपोथर्मिया, मतलब उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर छोटे बच्चे को हवा में, थोड़ी सी हवा में भी अपन ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी से जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, हीट का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन माइंड में आए तो उनको याद आ जाना चाहिए, क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। एडल्ट पर्सन में ये पूरी तरीके से डेवलप होता है। 5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं मोस्टली इनमें कैसा होता है, अनडेवलप्ड होता है। क्लियर है, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर एनवायरमेंट ठंडा होता है तो उनको एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। समझ गए, उसके बाद में है हाइपोथैलेमस कंट्रोल थ्रस्ट एंड एपेटाइट। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी भूख एंड प्यास को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो हम बोल देंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, थ्रस्ट को भी कंट्रोल करता है और एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। ये सारे क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट दे देगा कि थ्रस्ट कंट्रोल बाय, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड दे देगा, हाइपोथैलेमस दे देगा, या अदर पीनियल ग्लैंड या कोई सी भी ग्लैंड के नाम डाल देगा। तो हमको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारी थ्रस्ट भी कंट्रोल होती है, एपेटाइट भी कंट्रोल होती है, स्लीप भी कंट्रोल होती है। ठीक है, फर्स्ट जो स्लीप कंट्रोल होती है वो किससे होती है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा, और सेकंड जो कंट्रोल होती है किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर लगाना है कि क्या क्या उसने ऑप्शन दिए हैं। समझ गए, तो ये सारे क्या होते हैं, इसके हाइपोथैलेमस के फंक्शन होते हैं। उसके बाद में हमारा जो थर्ड ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो पहले अपन ने बात कर ली थी कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इलॉजिकल ब्रेन होता है हमारी बॉडी का, या हम इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, क्योंकि ये क्या करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करने का भी काम करता है, साथ में इमोशंस के फॉर्मेशन करने का भी काम करता है। कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेट बैठो, सोचो। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम अपन पहले पढ़ चुके हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ब्रेन जो होता है, क्या होता है, बोलो, ब्रेन जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और क्या होता है, हिंड ब्रेन। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट थे, ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला था सेरेब्रम, नीचे वाले पार्ट को हमने बोला था डायएन्सिफिलोन। अब इसमें हमने देखा था कि छोटे छोटे से पार्ट पाए जाते हैं, या बोल दो कि डायएन्सिफिलोन के छोटे छोटे से ऑर्गन्स, है ना, जिसमें हमने फर्स्ट देख लिया था क्या होता है, बेसल गैंग्लिया। क्या होता है, बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि क्या होता है, थैलेमस, है ना, तो थैलेमस के बारे में हमने देख लिया कि सेंसरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है। अब इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो रहता है वो क्या करता है, तो इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, हार्मोन को रिलीज करने का भी काम करता है, हार्मोन को इनहिबिट करने का भी काम करता है, इसके अलावा एपेटाइटिस और थ्रस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, अब लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, इमोशन ब्रेन होता है। क्या होता है, इमोशन ब्रेन, या हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी इमोशंस बन रहे हैं, मतलब हैप्पी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, एंगर हो रहा है ना, डिफरेंट टाइप के जो हमारे मूड इवेल्युएशन का काम हो रहा है, तो हमारे ब्रेन के किस हिस्से के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ये लिम्बिक सिस्टम, है ना। अब हम बोलते हैं कि हमको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है मतलब मेरा दिमाग खराब है, अभी मेरे से बात मत कर, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब हमको क्या बोलना है कि क्या खराब है, हमारा लिम्बिक सिस्टम। क्या खराब है, लिम्बिक सिस्टम। दिमाग तो खराब है ही सही, पर दिमाग में तो बहुत सारे पार्ट्स है, डिफरेंट लो पे जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो दिमाग में भी कौन सी चीज खराब है पूछे,
तो क्या बोलना है, अब कोई भी बोले कि दिमाग खराब है तो पूछना है कि कौन सा वाला पार्ट खराब है, पहले ये बता, है ना, कौन सा वाला पार्ट खराब होगा उसका, लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है हमारा, इलॉजिकल ब्रेन होता है। इलॉजिकल मतलब कि ये इलॉजिकल काम करता है ना, इलॉजिकल मतलब हमारे इमोशंस हो गए, है ना, इलॉजिकल मतलब कि कभी भी बदल जाते हैं, कभी हैप्पी मूड हो जाता है, कभी सैड हो जाता है, कभी एंगर, मतलब इलॉजिकल है ना, इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, कुछ परसीव करते हैं, ये सब लॉजिकल चीजें हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। कौन से पार्ट के द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जो भी इलॉजिकल चीजें होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलॉजिकल ब्रेन, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे सारे इमोशंस एंड मेमोरी। ठीक है, क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, इमोशंस एंड मेमोरी। ठीक है, तो समझ गए लिम्बिक सिस्टम मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जो हमारे फोर ब्रेन के डाइंसिफिलोन वाले पार्ट में पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारी मेमोरी का फॉर्मेशन करने का काम करता है और हमारे इमोशंस को बनाने का काम करता है। समझ गए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट, कि इमोशनल ब्रेन कौन सा होता है हमारी बॉडी का, तो हम क्या बोल देंगे, लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद में हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इलॉजिकल ब्रेन के नाम से जानते हैं। लॉजिकल जो ब्रेन होता है वो कौन सा होता है हमारा, सेरेब्रम होता है। इलॉजिकल जो ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में है लॉजिकल जो ब्रेन है हमारा कौन सा है, सेरेब्रम है ना। उसके बाद में है इट इज अ ग्रे मैटर विद इन व्हाइट मैटर। तो जितने भी हमारे डाइंसिफिलोन के ऑर्गन से छोटे छोटे, वो सभी क्या होते हैं, ग्रे मैटर होते हैं विद इन अ व्हाइट मैटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं सेल बॉडी का। किसका ग्रुप होते हैं ये, सेल बॉडी का। मान लो ये हमारी न्यूरॉन है, ये एक्सॉन्स है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है सारी, वो क्या है, हमारे छोटे छोटे ऑर्गन है, जिसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, ग्रे मैटर है विद इन अ व्हाइट मैटर। समझ गए बात को। उसके बाद में है इट इज सिचुएटेड नियर थर्ड वेंट्रिकल, है ना। अब ये बात हमने देख ली थी कि डाइंसिफिलोन के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स के पार्ट में ही, पास में ही पाए जाते हैं। वेंट्रिकल एक याद रख लो, कौन सा वेंट्रिकल, नियर थर्ड वेंट्रिकल। टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में, ठीक है। मान लो कि ये क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो होलो कैविटी रहती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, तो फर्स्ट, राइट एंड लेफ्ट और थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कितने होते हैं, टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 4 वेंट्रिकल में से हमको याद रखना है कि कौन सा वाला होता है, ये थर्ड वाला वेंट्रिकल होता है। समझ गए। उसके बाद में इट इज अ पार्ट ऑफ द इनसेफेलॉन, ठीक है, इनसेफेलॉन या डाइंसिफिलोन, ठीक है। किसका पार्ट होता है, ये डाइंसिफिलोन का पार्ट होता है ना। ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइंसिफिलोन। तो ये क्या होता है, हमारे डाइंसिफिलोन का ही पार्ट होता है। क्लियर है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, क्या होता है लिम्बिक सिस्टम, बोलो। फर्स्ट बात तो लिम्बिक सिस्टम नाम में आते से अपन को याद आ जाना चाहिए कि किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में भी बोले तो ऊपर क्या होता है, सेरेब्रम होता है, नीचे क्या होता है, डाइंसिफिलोन। तो ये किसका पार्ट होता है, डाइंसिफिलोन का पार्ट होता है। हमारा जो बेसल गैंग्लिया है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, और क्या पढ़ रहे हैं हम, लिम्बिक सिस्टम, ये सारे किसका पार्ट है, डाइंसिफिलोन के पार्ट है। अब ये क्या होता है, ये हमारे इमोशंस को बनाने का काम करता है, तो हम इसको बोल देते हैं इमोशनल ब्रेन ऑफ बॉडी बोल देते हैं। इलॉजिकल सारे काम को कंट्रोल कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इलॉजिकल ब्रेन। अब जो लॉजिकल ब्रेन होता है, मतलब कि समझदारी के काम करने वाला, वो कौन सा होता है, हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट। क्योंकि ये क्या करता है, लॉजिक लगाने में हेल्प करता है, रीजनिंग में हेल्प करता है, किसी सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करता है, कुछ चीजें सोचने में, थिंकिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर है। उसके बाद में हमको याद रखना है कि जितने भी डाइंसिफिलोन के पार्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ग्रे मैटर होते हैं विद इन अ व्हाइट मैटर, या हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होते हैं। समझ गए। उसके बाद में है सारे ही जितने भी ऑर्गन है वो छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, तो ये थर्ड वेंट्रिकल के नियर में पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में इट इज अ पार्ट ऑफ डाइंसिफिलोन। ये किसका पार्ट होता है, तो हम बोल देंगे किसका पार्ट होता है, डाइंसिफिलोन का ये पार्ट होता है। क्लियर है इतना। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमने जब टेबल बनाई थी तो देखा था, इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर, तो बेसल गैंग्लिया भी इसका ही पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला और मेमोरी ट्रैक। ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया हमने देख लिया था, ये क्या करता है, इट कंट्रोल, क्या करता है जल्दी बताओ, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बॉडी। क्या करता है ये, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके बारे में अपन ने पूरा एक लेक्चर देखा है बेसल गैंग्लिया,
फिर भी आंसर अपन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, थैलेमस होता है जो क्या करता है, सेंसरी रिले स्टेशन का काम करता है। क्या करता है, सेंसरी रिले स्टेशन का काम करता है। उसके बाद में हमने देखा कि ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये इसमें से वर्ड वापस जा क्यों रहे, क्या पेन ये, ठीक है। अब जो हमारा थैलेमस होता है ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि क्या होता है, हिपोकैम्पस होता है। ठीक है, और क्या होता है, अमाइगडाला, है ना। अब जो हिपोकैम्पस रहता है क्या करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये, मेमोरी फॉर्मेशन। उसके बाद में जो अमाइगडाला रहता है ये क्या करता है, इमोशंस का फॉर्मेशन करता है, इमोशन फॉर्मेशन। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मेमोरी ट्रैक। तो मेमोरी ट्रैक हमने देखा था कि ये क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो किसके साथ मिलकर काम करता है, बेसल गेंगलिया का, है ना। तो हम लिख देंगे कि इट फंक्शन विथ बेसल गेंगलिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, जिसको हमने देख लिया कि ये क्या होता है, इमोशनल ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है उसके क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बेसल गेंगलिया होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में होता है थैलेमस जो क्या होता है, सेंसरी रिले स्टेशन का काम करता है, मतलब जितनी भी सेंसेशन आती है वो कहाँ आकर रुकती है, थैलेमस तक आकर रुकती है। उसके बाद में हमने देखा हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, साथ ही साथ में ये करता है इनहिबिट हार्मोन को भी सीक्रेट करने का काम करता है। क्लियर है। उसके बाद में देखा हिपोकैम्पस, ये क्या होता है, मेमोरी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है या मेमोरी का फॉर्मेशन करवाता है, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी चीजें हम याद कर रहे हैं वो सारी मेमोरी में जा रही है, हमारी मेमोरी बन रही है, किसके द्वारा बन रही है, हिपोकैम्पस, जो किसका पार्ट है, हमारा लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। क्लियर है। उसके बाद में होता है एमाइगडाला, है ना, डाला से याद रख लेना कि ये क्या करता है, इमोशन को डाल देता है। क्या कर देता है, ये इमोशन को डाल देता है। दोनों में अपन हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेमोरी फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो हमको पता है कि ब्रेन के द्वारा होता है। याददाश्त किसके द्वारा होती है, ब्रेन के द्वारा, है ना। तो ब्रेन नहीं बोलना है, ब्रेन के अंदर भी पार्ट है ना, ब्रेन के अंदर जाना है, फोर ब्रेन में जाना है, फोर ब्रेन में डायनसिफ्लोन में जाना है, डायनसिफ्लोन में भी लिम्बिक सिस्टम में जाना है, फिर जाके बोलना है कि वहाँ पे क्या होता है, एक हिपोकैम्पस पार्ट होता है जो क्या करता है, मेमोरी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। उसके बाद में एमेगडाला से याद रख लेना है, डाला मतलब कि क्या डाल देता है, ये इमोशंस को डालने का काम करता है। तो हम बोल देंगे कि ये क्या करता है, इमोशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो डाला से इस तरीके से याद रखना है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद में है मेमोरी ट्रैक। तो ये क्या करता है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बेसल गेंगलिया में मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है या फिर बेसल गेंगलिया के साथ मिलकर काम करता है। समझ गए। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं अब फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम क्या क्या काम करता है, फर्स्ट है इट कंट्रोल बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है या इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से इमोशन कंट्रोल करता है, लव, एंगर, हैप्पीनेस, एंजाइटी, सैडनेस, जेलेसी, फियर, ये सारे क्या हो गए, हमारे डिफरेंट टाइप के इमोशंस, है ना। तो हमको पता है कि इमोशनल ब्रेन ही कौन है, हमारा लिम्बिक सिस्टम है। तो कंट्रोल भी कौन करेगा, लिम्बिक सिस्टम। तो सारे इमोशंस को जनरेट भी यही करता है और कंट्रोल भी यही करता है। अब करता कैसे है, तो हेल्प से, किसकी हेल्प से, न्यूरोट्रांसमीटर, नाम सुना है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि डोपामाइन होता है, गाबा होता है, सीरोटोनिन होता है, ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए डोपामाइन को क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि खुशी होती है अगर, तो क्या होता है, डोपामाइन ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, तो हैप्पीनेस का, है ना। तो ऐसे तरीके से जितने भी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं, हमारे इमोशंस का फॉर्मेशन होता है और वो कंट्रोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है इट कंट्रोल मोटिवेशन, हमारे अंदर जो भी क्या रहता है, मोटिवेशन रहता है या फिर किसी काम को करने की या सीखने की क्या होती है, एक चेतना होती है ना, वो सब जो रहती है वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे लिम्बिक सिस्टम के द्वारा, है ना। तो हम पूछेंगे कि मोटिवेशन कैसे मिलता है पढ़ने के लिए, तो हम बोल देंगे किसके द्वारा मिलता है, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा मिलता है।
क्लियर है। उसके बाद में है इट हेल्प इन मेमोरी रेगुलेशन बाय हिप्पोकैम्पस। ये क्या करता है, मेमोरी रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है, मेमोरी रेगुलेशन का काम करता है। जो भी चीज हम याद कर रहे हैं तो हमारी जो मेमोरी बन रही है, मेमोरी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, हिप्पोकैम्पस के द्वारा। तो हमने बोल दिया कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, मेमोरी को। समझ गए, ठीक है। उसके बाद में जो हिप्पोकैम्पस रहता है इसका काम क्या होता है, तो इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या काम होता है इसका मेन, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या कर देना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देना। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आप लेक्चर देख रहे हो, फर्स्ट बार लेक्चर देखा आपने, फर्स्ट बार सुना है कि ब्रेन के ये पार्ट होते हैं, बस सुन लिया है आपने, पर घर पे जाके उस पर क्या नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, मतलब सीखने की कोशिश नहीं करी कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये कौन सी मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी चीजें, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, मतलब कि कुछ समय के लिए रहेगी, कुछ घंटों के लिए रहेगी, तो उसको हम बोल देंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब अटेंशन ना देने की वजह से वो मेमोरी काई में कन्वर्ट नहीं हो पाई, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब हमारी याददाश्त में नहीं जा पाई, तो उसको हम बोल देंगे क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। अब जब वो कहाँ चल जाती है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब क्या, कि वो लंबे समय तक हमको याद रहेगी, है ना। जैसे कोई भी चीज हम पढ़ते हैं या फिर कहीं हम घूमने जाते हैं या किसी से हम कुछ बात करते हैं, है ना, अगर हम क्या करते हैं उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं, ज्यादा अटेंशन मतलब कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रहेगा तो ही हम क्या करेंगे, अटेंशन को देंगे। तो जब हम ज्यादा अटेंशन देंगे या किसी चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी से काय में शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो हम बोल देंगे कि जो हिप्पोकैम्पस रहता है इसी का काम होता है मेमोरी का फॉर्मेशन। मतलब क्या करता है ये, शॉर्ट टर्म मेमोरी को काय में शिफ्ट कर देता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। तो अगर हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म तक जो भी पढ़ रहे हैं उसको याद रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को क्या करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो बार बार सिग्नल जाएगा किसके पास में, हिप्पोकैम्पस के पास में, और वो क्या करेगा, उस मेमोरी को परमानेंटली क्या कर लेगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर लेगा। समझ गए, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, तो इट कंट्रोल स्पेशल मेमोरी। ये क्या करता है, हमारी स्पेशल मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। स्पेशल मेमोरी मतलब क्या, कि हमारे जो भी अच्छे इवेंट होते हैं या स्पेशल इवेंट जिसको हम याद रखना चाहते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई बर्थडे हो गया या हमारी लाइफ का कुछ एनिवर्सरी हो गई या कुछ अच्छे इवेंट, है ना, वो हमेशा अपन को क्या रहते हैं, याद रहते हैं। बुरे इवेंट को तो अपन जानबूझ के भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने सिग्नल दे दिया हिप्पोकैम्पस को कि हमको ये मेमोरी में रखना ही नहीं है, तो कुछ समय बाद वो चीजें अपने आप ही माइंड से निकल जाती है, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो कंट्रोल जो स्पेशल मेमोरी को हम हमेशा क्या करते हैं, याद रखना चाहते हैं, मतलब हमारे माइंड में रखना चाहते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, बार बार सिग्नल दे रहे हैं हमारे हिप्पोकैम्पस को, मतलब कि उसको माइंड में बार बार रिकॉल कर रहे हैं। अब जब रिकॉल कर रहे हैं तो वो क्या बन गई, हमारी स्पेशल मेमोरी। क्या बन गई, स्पेशल मेमोरी। तो हमने बोल दिया कि हिप्पोकैम्पस ही क्या करता है, हमारी स्पेशल मेमोरी को भी कंट्रोल करके रखने का काम करता है। क्लियर है। हेलो, हाँ हाँ, गाती हूँ 4:30। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया है, फोर ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया है, फोर ब्रेन, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट था वो कौन सा था, हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट, जो यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे तक रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ लिया डाई इंसिफ्लोन, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और साथ में उसका फंक्शन भी देख लिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, मिड ब्रेन। ठीक है, तो अब जो मिड ब्रेन होता है वो क्या होता है, मिड ब्रेन को हम क्या बोल देंगे, जो मिडिल में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो याद रखो कि जो ब्रेन मिडिल में पाया जाता है, एम से मिड, एम से मिडिल, तो मिडिल में पाए जाने वाले ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, मीजे इंसिफ्लोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मेजे इंसिफ्लोन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट होता है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। जितने भी ब्रेन के पार्ट पढ़ रहे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मिड ब्रेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है या सेंट्रल का है, तो हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
क्योंकि मिड ब्रेन किसका पार्ट है, हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में है आउटर पार्ट ग्रे मैटर का होता है इसका, और इनर पार्ट किसका होता है, व्हाइट मैटर। तो मान लो ये क्या है, हमारा मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसने बोल दिया कि जो आउटर वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का। बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ग्रे मैटर, और अंदर वाला जो पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट मैटर। क्लियर है, तो याद रखना है, बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, ग्रे मैटर बोल देंगे, और अंदर वाले पार्ट को क्या बोल देंगे, व्हाइट मैटर। या बोल सकते हो कि ये हमारे ब्रेन का क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, मेडुला। ठीक है, उसके बाद में इट इज सिचुएटेड बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। कहाँ पर पाया जाता है ये, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा सेरेब्रम वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, और हिंड ब्रेन में यहाँ पर क्या पाया जाता है, पोन्स। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि जो मिड ब्रेन रहता है वो कहाँ पाया जाता है, बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। कहाँ पर पाया जाता है, बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। तो वही लाइन लिखिए, सिचुएटेड बिटवीन सेरेब्रम एंड पोन्स। उसके बाद में है हैव सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर हमने देखा था कि मिड ब्रेन में एक ही पार्ट पाया जाता है, या बोल दो कि एक ही ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई नाम क्यों होता है, क्योंकि ये छोटा सा न्यूक्लियस के समान स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबथैलेमिक नाम कहाँ से आया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर इसके पास में थैलेमस पाया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा थैलेमस से थोड़ा सा पास में होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि सबथैलेमिक न्यूक्लियाई किसका पार्ट है, हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब सबथैलेमिक जो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर भी क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सबसेना नाइग्रा, है ना। उसके अंदर भी दो लेयर थी, पार्स कॉम्पेटा एंड पार्स रेटिकुलरिस, है ना। पार्स कॉम्पेटा जो रहती है वो क्या करती है, डोपामाइन का सिक्रेशन करती है, और पार्स रेटिकुलरिस जो रहती है वो गाबा का सिक्रेशन, जो हमने आगे वाली क्लास में इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट है मिड ब्रेन के डिसऑर्डर। ठीक है, अब हमारा जो मिड ब्रेन रहता है वो क्या करता है, मिड ब्रेन मतलब कि मिडिल वाला ब्रेन, इसके बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मिड ब्रेन जो रहता है उसमें क्या पाया जाता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पाया जाता है, जो क्या करता है, डोपामाइन का सिक्रेशन करने में हेल्प करता है, सिक्रेशन को करवाता है। तो हमने बोल दिया कि अगर मिड ब्रेन डैमेज हो जाता है, कौन सा ब्रेन डैमेज हो जाता है, मिड ब्रेन, तो क्या हो जाएगा, रिलेटेड डिसऑर्डर, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोपामाइन का लेवल कम, क्योंकि डोपामाइन को सिक्रेट करने वाला ही कौन था, आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में। तो चोट लगने के कारण या इंजरी के कारण मिड ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियाई डैमेज होगा। जब सबथैलेमिक न्यूक्लियाई डैमेज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा किसका लेवल, डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अपन को एक पर्सन को क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। तो मिड ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, पार्किंस, है ना। कौन सा होता है, पार्किंसंस डिसीज होता है। तो हमको याद रखना है कि इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डोपामाइन का लेवल। क्या हो जाता है, डिक्रीज डोपामाइन लेवल। अब जो ये डिसीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि पार्किंसन डिसीज के जितने भी साइन एंड सिम्टम रहते हैं, है ना, इसकी डेफिनेशन, इससे बहुत सारे वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को देखना है, याद रखना है कि मिड ब्रेन के अंदर डैमेज होने के कारण सबथैलेमिक न्यूक्लियाई डैमेज हुआ, जो क्या करता था, हार्मोन का सिक्रेशन करता था या न्यूरोट्रांसमिशन का सिक्रेशन करता था, तो उसका लेवल क्या हो जाता है, कम। तो हम बोल देंगे कि पार्किंसंस में डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, मिड ब्रेन कंट्रोल थर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर, है ना। अब हमारा जो मिड ब्रेन रहता है ये क्या करता है, नर्व को भी कंट्रोल करता है। कौन सी नर्व को कंट्रोल करता है, थर्ड नंबर की नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकुलोमोटर। टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है, क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर्स। कितनी होती है, 12 पेयर्स। मतलब बोल देंगे कि राइट साइड में 12 पाई जाएगी और लेफ्ट साइड में 12, तो हम बोल देंगे 12 क्रेनियल नर्व होती है, 12 पेयर्स। ठीक है, उसमें से जो तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकुलोमोटर। ओकुलो वर्ड रिलेटेड है आई के मूवमेंट से, तो ये क्या करती है, आई के मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब मिड ब्रेन जो रहता है वो क्या करता है, इस नर्व को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो जब मिड ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी नर्व भी डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आइरिस कॉन्ट्रिक्ट, प्यूपिल डायलेट। हमारी जो आई की आइरिस रहती है वो कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जो प्यूपिल रहती है अंदर की वो कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, आइरिस रिलैक्स्ड। या तो हो सकता है कि आइरिस कैसी हो जाए, हमारी रिलैक्स्ड हो जाए, और जो अंदर की प्यूपिल रहती है वो कैसी हो जाए, कॉन्स्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आइरिस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो प्यूपिल कैसी हो जाएगी, डायलेट, क्योंकि प्यूपिल पे क्या पड़ जाएगा,
प्रेशर, तो प्रेशर के कारण प्यूपिल कैसी हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और जब आइरिस रिलैक्स होगा तो प्यूपिल कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब पिन पॉइंट हो जाएगी, है ना, मतलब छोटी सी बिंदु के समान आपकी जो प्यूपिल रहती है वो दिखाई देगी। समझ गए? तो इस अपन को डायरेक्ट याद रखना है कि मिड ब्रेन के कारण क्या हो जाती है, थर्ड जो क्रेनियल नर्व रहती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण या तो हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाती है या तो हमारी प्यूपिल क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई सा कोमा वाला पेशेंट रहता है या कोई सा एक्सीडेंट वाला पेशेंट जिसके ब्रेन में डैमेज हुआ हो, है ना, तो उसकी प्यूपिल कैसी रहती है, डायलेटेड रहती है, मतलब एक तरफ देखता रहता है, डायलेट प्यूपिल रहती है उसकी, है ना। तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि क्या डैमेज हो गया उसका, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या थी, थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व, जो किसके द्वारा कंट्रोल होती थी, मिड ब्रेन। तो जब मिड ब्रेन में ही चोट लग गई है तो वो नर्व भी क्या हो गई है, अब डैमेज हो गई है। उसके कारण क्या हो गया है, जो भी पेशेंट है उसकी प्यूपिल या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या फिर डायलेट हो जाती है। समझ गए? तो दो इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं। फर्स्ट तो होगा पार्किंसन डिसऑर्डर, जिसमें क्या हो जाएगा, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा। दूसरा होगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन है इसका क्रेनियल नर्व को कंट्रोल करना, नर्व डैमेज हो जाएगी तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है डिसीज, बोथ साइडेड प्यूपिल डायलेशन। क्या हो जाएगा, डिसीज क्या होगा इसमें, तो बोथ साइड मतलब दोनों आंखों की प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, प्यूपिल फिक्स्ड हो जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्यूपिल फिक्स्ड किस डिसऑर्डर में होती है या किस पार्ट के डैमेज होने के कारण होती है, तो हम क्या बोल देंगे, मिड ब्रेन के डैमेज होने के कारण होती है। ठीक है, अब इसको साइन को क्या हम बोलते हैं, ओमनियस साइन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। ओमनियस साइन क्या होता है, तो ओमनियस साइन को हम क्या बोल देंगे कि पेशेंट की क्या हो जाना, दोनों जो प्यूपिल रहती है वो कैसी हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, मतलब कि एक जैसी हो गई, वो एक ही तरफ है, उसको हम बोल देंगे ओमनियस साइन। ठीक है, तो मिड ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया है, हमने देख लिया है सेरेब्रम, सेरेब्रम के पार्ट देख लिए हैं, डायंसिफ्लोन के सारे जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन थे वो देख लिए हैं। उसके बाद में हमने देख लिया है मिड ब्रेन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन, जो लास्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, थैंक यू।